नमस्कार दोस्तों। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। अगेन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक स्फीयर के लिए गॉस लॉ आकर देख लिया था। आज थोड़ा उसको एक्सटेंड करेंगे। प्लस मैंने एक क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में दिया था, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले उस क्वेश्चन के साथ, और फिर हम और केसेस के बारे में बात करेंगे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले उस क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। आइए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक? इस पर अलग अलग पोजीशन पे हम पार्टिकल रखने वाले। लेट अस से सबसे पहले हम सेंटर की बात कर लें। अब सेंटर को मैंने क्या नाम दिया था, आई डोंट नो। तो 1 दिया था कि 2 दिया था कि 3 बोला था, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है ना। बट अलग अलग पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको समझ में नए नाम दे देता हूँ, काम करो ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़े। लेट मी कॉल दिस एज ए। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, और आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू द होल हेमिस्फीयर। पूरे हेमिस्फीयर से फ्लक्स निकाल। सबसे पहले पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। ए पॉइंट कहां है? एग्जैक्टली एट द सेंटर। ये सेंटर पर पॉइंट है। ठीक, अब देखो, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है और इसके ऊपर चार्ज आ गया। अगर फ्लैट सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है तो फ्लैट सरफेस से फ्लक्स जीरो हो जाता है। हमने क्यू वाले केसेस में देखा था, जिस भी फ्लैट सरफेस के ऊपर चार्ज था उससे फ्लक्स जीरो हो रहा था। अब कर्व्ड की बात करते हैं बेटा। जब हम कर्व्ड की बात करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं आधा फ्लक्स ऊपर जा रहा है, आधा फ्लक्स नीचे जा रहा है। एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक, और आधा फ्लक्स ऊपर जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे जाएगा। जो भी नीचे जाएगा वो सारा इस हेमिस्फीयर से पास करेगा। तो पूरा फ्लक्स कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आधा ही नीचे आ रहा, इसलिए क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा कर्व से फ्लक्स निकलेगा। पूरा हेमिस्फीयर से कितना निकलेगा भाई? भाई इससे तो जीरो निकला, इससे क्यू बाय 2 दोनों को जोड़ दो तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब पॉइंट बी कंसिडर कर रहे हैं। पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। पॉइंट बी कहां है बेटा? थोड़ा सा सेंटर से ऊपर है, जस्ट अबव, जस्ट अबव है। ठीक, अब हल्का सा ऊपर करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो फर्क ये पड़ेगा कि जब ये सेंटर पर था तो फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, मतलब सरफेस को काटते हुए नहीं जा रही थी, उसके पैरेलल जा रही थी। लेकिन हल्का सा ऊपर करने पर अब जो भी तिरछी लाइन बनेगी वो इस वाले फ्लैट सरफेस को भी काटते हुए जाएगी। आई बात समझ में? अब चार्ज ऑन द सरफेस नहीं है, अब चार्ज सरफेस के बाहर है। अगर चार्ज सरफेस के बाहर है तो सरफेस के अंदर, पूरे हेमिस्फीयर के अंदर चार्ज है ही नहीं। तो इसलिए हम बोलेंगे पूरे हेमिस्फीयर के लिए फ्लक्स आएगा जीरो। तो बी पर रखा गया तो पूरे से तो फ्लक्स जीरो आ रहा, लेकिन फ्लैट से कितना आएगा और कर्व से कितना आएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये जस्ट अबव है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, जस्ट अबव है। तो अगेन आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और आप कहो आधा फ्लक्स ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा। अब क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, जो भी हल्का सा बेंड हुआ वो इस फ्लैट से कटेगा और फिर इस कर्व से कटेगा। फ्लैट से एंटर करेगा, कर्व से बाहर निकलेगा, फ्लैट से एंटर करेगा और कर्व से बाहर निकलेगा। तो नेट रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जितना ये फ्लैट से अंदर की तरफ एंटर कर रहा उतना कर्व से बाहर की तरफ जा रहा। फ्लैट से एंटर कर रहा, कर्व से बाहर जा रहा। आई बात समझ में आपको? तो फ्लैट से एंटर, कर्व से बाहर, और आधा फ्लक्स एंटर कर रहा, आधा फ्लक्स बाहर निकल रहा। तो आधा जो एंटर कर रहा तो माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। आधा एंटर कर रहा है भाई, आधा तो ऊपर ही निकल गया, वो तो फ्लैट से भी नहीं गया और कर्व से भी नहीं गया, वो तो भूल जाओ। अब जो नीचे आया ना, आधा फ्लैट से एंटर किया और आधा कर्व से बाहर निकला। तो आप देखो जरा ध्यान से, कर्व्ड वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा।
बिकॉज कर्ड वाले के लिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग एक समान, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ्लैट के ये चार्ज बहुत नजदीक था, तो फ्लैट के पास थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे तो फ्लैट को फर्क पड़ेगा। जब ये ऑन द सरफेस था तो ये एकदम फ्लैट हमारे पास था, ठीक है ना, तो ऑन द सरफेस है तो जीरो फ्लक्स था, हल्का सा ऊपर किया तो वो काट के जाने लग गया, इसलिए क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में, क्योंकि एंटर है इसे नेगेटिव लेंगे, एग्जिट को पॉजिटिव लेंगे, दैट इज अ वे वी राइट इट डाउन। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा पॉइंट सी की बात। अब करते हैं पॉइंट सी की बात। पॉइंट सी हमने थोड़ा सा नीचे ले लिया, स्लाइटली डाउन। तो अब देखो क्या हो रहा। सबसे पहले पूरे हेमिस्फीयर की बात करते हैं। बेटा सारा का सारा चार्ज अंदर ही आ गया ना, पूरे हेमिस्फीयर के अंदर तो चार्ज क्यों आ गया ना, तो अब हम गॉस लॉ के हिसाब से बोल सकते हैं कि पूरे हेमिस्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स होना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगेन इन तीनों पॉइंट्स के लिए थर्ड सरफेस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हल्का सा ऊपर से कर रहे हैं, तो यहां पर कोई फील्ड पे कोई लंबा बड़ा फर्क पड़ नहीं रहा, तो अभी भी हम कह सकते हैं कि क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कर्व से जा रहा होगा। ठीक, हाँ, हल्का सा नीचे करने पे फर्क क्या पड़ रहा है कि अब आधा फ्लक्स जो ऊपर जा रहा था वो फ्लैट से कटता हुआ जा रहा होगा बाहर की तरफ, और आधा जो नीचे जा रहा होगा वो कर्व से जा रहा है। तो आधा ऊपर और आधा नीचे, मतलब आधा फ्लैट से निकल रहा है और आधा कर्व से निकल रहा है, तो दोनों से बराबर रहेगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर डी की। पॉइंट नंबर डी मैंने यहां पर ले लिया। ठीक, मैंने 1 2 3 नाम नहीं दिए अब आपको, बिकॉज मैं खुद ही भूल गया कि मैंने क्या क्या नाम दिए थे। क्वेश्चन तो याद, लेकिन नंबरिंग भूल गया भाई, कौन सी नंबरिंग दी थी। तो मैं कुछ और नंबरिंग यहाँ पे लिख दूंगा, देन विल बी सर आपने तो ये इसमें ये लिखवा दिए, आप अपने से मैच करोगे, नए वाले से मैच करोगे, कंफ्यूज, इसमें नाम ही चेंज कर दिए, ABCD रख दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर डी की। जब पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं तब क्या हो रहा, देखो मुझे यहां पर एक डिस्क दिख रही है, मुझे यहां पर एक डिस्क दिख रही है, और पॉइंट नंबर डी मुझे यहां दिख रहा है, और अगर ये एंगल थीटा है तो मैंने आपको कहा था कि डिस्क से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, डिस्क से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा कितना है ये ध्यान दे बच्चा, बेटा ये जो रेडियस है ये भी तो आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है, दोनों डिस्टेंस आर के बराबर है, तो बेटा ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री के बराबर है, मतलब 45 हो गया। थीटा इज नथिंग बट 45 डिग्री, थीटा इज नथिंग बट 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आप क्या डालोगे बेटा, 45 डाल दोगे, 45 डालोगे यहां पर। cos 45 कितना होता है, 1/√2, cos 45 इज 1/√2, सो द आंसर इज q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, ये हमको मिल रहा। अच्छा जी, अब हम जानना चाह रहे हैं कि पूरे हेमिस्फीयर से कितना निकलेगा, तो अगेन हम बात करेंगे बेटा यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो आधा ऊपर निकलेगा आधा नीचे निकलेगा। जो नीचे निकलेगा तो नीचे निकल गया, वो तो हेमिस्फीयर से गया ही नहीं भैया, वो तो हेमिस्फीयर से गया ही नहीं, लेकिन जो भी हल्का भी ऊपर हुआ वो या तो कर्व से निकल रहा या फ्लैट से निकल रहा, लेकिन कर्व और फ्लैट को मिलाकर टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आधा निकल रहा है, क्योंकि आधा तो नीचे गया, वो तो कभी उससे पास ही नहीं हुआ, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पे लिख सकते। अब कोई आपसे पूछे कर्व से कितना होगा, तो आप बता सकते हो कर्व से कितना होगा। कर्व से होगा जो पूरे में से है माइनस जो फ्लैट में से है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे you will get this answer, will get this answer। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे। अब बेटा हम बात करेंगे पॉइंट नंबर ई की। पॉइंट ई कहां है बेटा, तो पॉइंट ई मान लेते थोड़ा सा हमने ऊपर ले लिया, यहां ले लिया पॉइंट ई थोड़ा सा ऊपर। ठीक, तो भैया इस फ्लैट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस फ्लैट के लिए ई लो डी लो या एफ लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस फ्लैट से निकलने वाला फ्लक्स लगभग उतना ही रहेगा, क्योंकि एंगल हल्का सा ऊपर करने पे एंगल पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। आंसर हमारा आगे तो नहीं आने वाला है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2 फ्लैट के लिए आंसर है, लेकिन टोटल फ्लक्स से फर्क पड़ेगा। क्यों, पहले जो फ्लक्स नीचे जा रहा था और इस स्फीयर को नहीं काट रहा था, अब वो लाइनें भी इस स्फीयर को काट कर निकल रही होंगी, अब वो लाइनें भी इसको काटना शुरू कर देंगी, ठीक है ना, इसलिए पूरे
हेमिस्फीयर की जब बात की जाएगी तो चार्ज पूरा अंदर आ चुका है, ऊपर और नीचे हर तरीके से स्फीयर को काटते हुए जा रहा है, इसलिए यहां पर अब फ्लक्स लिखा जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स लिखा जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा? कर्व से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा? कर्व से निकलने वाला फ्लक्स होगा पूरे हेमिस्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स माइनस जो फ्लैट से निकल रहा, माइनस जो फ्लैट से निकल रहा, बचा हुआ इससे निकलेगा। जब ऊपर जा रहा या नीचे जा रहा तो जितना इससे निकल गया बाकी तो इससे निकलेगा ना, कर्व से, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भैया? आएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 बाय रूट, किया जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ई के लिए कहानी आपके सामने आ चुकी। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है पॉइंट नंबर एफ। जगह हो गई है खत्म, पॉइंट हमारा बचा है थोड़ा बाहर। अगर थोड़ा बाहर है तो भैया फ्लक्स तो आ जाएगा जीरो, पूरे से जाएगा जीरो। क्यों भाई पूरे से जीरो क्यों आएगा? क्योंकि बाहर है ना, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है भाई। पूरे हेमिस्फीयर तो एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस की जब हम बात करते हैं तो फ्लक्स कितना आता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, बट अंदर तो चार्ज है ही नहीं, Q इनसाइड तो है नहीं। अगर Q इनसाइड जीरो है तो हम कहेंगे हेमिस्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स कितना है बेटा? जीरो आ गया। अच्छा अब बताओ फ्लैट से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? तो भैया फ्लैट से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू वही रहेगी, वो चीज होने वाली है नहीं। तो यहां से जीरो है मतलब इतना ही नेगेटिव, इतना ही नेगेटिव आपको कर्व से लेना पड़ जाएगा, इतना ही नेगेटिव आपको कर्व से लेना पड़ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अगर हम एक से पॉजिटिव कहेंगे तो दूसरे से हमें नेगेटिव कहना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, दोनों से बराबर क्यों जा रहा, नेगेटिव और बराबर क्यों जा रहा? देखते हैं। अगर मैं आंसर लिख दूं यहां पर, ठीक है, लाल रंग दिख रहा है ना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इतना नेगेटिव हमारे पास आ रहा है, Q बाय माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2, Q बाय एप्सिलॉन नॉट 1, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2, वहां पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक काम करें, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पर एक चार्ज क्यू आ, ओके। अब देखो भैया ध्यान से, हम कह रहे हैं कि फील्ड लाइंस कैसी होंगी। एक फील्ड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिखाई और एक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ, दोनों को ध्यान से देखो बेटा, दोनों को ध्यान से देखो बेटा। तो ये वाली फील्ड लाइन है, ये हेमिस्फीयर से एंटर कर रही, कर्व सरफेस से एंटर कर रही, फ्लैट सरफेस से बाहर निकल रही, ठीक। तो यहां इसका फ्लक्स नेगेटिव लिखा जाएगा, यहां इसका फ्लक्स पॉजिटिव लिखा जाएगा। जितनी भी लाइनें इस फ्लैट सरफेस से पास करेंगी बेटा वो सारी कर्व से ही आ रही होंगी। तो फ्लैट से निकलने वाली नंबर ऑफ लाइनें इज इक्वल टू कर्व से एंटर करने वाली लाइनें, है ना। आप बोले नहीं सर यहां पे और भी लाइनें हैं। अब ध्यान देखना, इन लाइनों को देखो, यहां पर ये एंटर कर रही तो नेगेटिव हो गया, यहां पर ये एग्जिट कर रही पॉजिटिव हो गया। मतलब वो लाइनें जो कर्व से एंटर कर रही हैं और फ्लैट से नहीं पास कर रही, वो कर्व से ही एग्जिट कर रही हैं। और कर्व से ही एंटर और कर्व से ही एग्जिट हो गया, कर्व से ही एंटर और कर्व से ही एग्जिट हो गया, तो कर्व में उसकी काउंटिंग जीरो हो जाएगी। तो कर्व में उसकी काउंटिंग जीरो हो जाएगी। आई बात समझ में? तो कर्व में काउंटिंग जीरो ना हो, कर्व में काउंटिंग जीरो ना हो, उसके लिए कर्व से एंटर और फ्लैट से गुजरना पड़ेगा। तो जितनी भी लाइनें कर्व से एंटर कर रही और फ्लैट से गुजर रही वो तो बराबर है ना, ठीक है ना। और बाकी लाइनों को हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो कर्व से ही निकल रही और कर्व से ही एग्जिट कर रही, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के जीरो हो गया। इस लाइन के लिए पॉजिटिव जीरो हो गया, केवल कर्व के लिए। अगर केवल कर्व की बात करें जीरो हो गया, पूरे हेमिस्फीयर की बात करें तो वैसे जीरो है ही, सब मिल जाएगा। लेकिन केवल कर्व की बात करें तो ये लाइनें काउंट नहीं होंगी, ये लाइनें काउंट नहीं होंगी बिकॉज ये कर्व से ही एंटर कर्व से ही एग्जिट हो रही है, ये वाली लाइनें काउंट होंगी। बट ये कितनी लाइनें हैं?
उतनी ही है जितनी फ्लैट से जा रही है। अब फ्लैट से कितना फ्लक्स जा रहा है हमें पता ही है, तो कर्व से भी उतना ही फ्लक्स जाएगा और नेगेटिव के वहां से एंटर हो रहा। और जो ये एक्स्ट्रा लाइनें हैं ये काउंट नहीं हो रही बिकॉज वो एंटर भी कर रही है एग्जिट भी कर रही है, किससे? कर्व से ही। सारी बात समझ में? तो बेटा ये सारी कहानी है। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो बेटा आपको फ्लक्स में कोई रोक नहीं सकता, इससे बाहर कुछ नहीं है बेटा। और आपको नॉर्मल किताबों के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, खुद बनाए गए क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, बहुत भयानक, बहुत जबरदस्त, बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। बढ़िया सा है, कर लो अच्छे से, सारे केस मेरे सामने लिख दिए हैं, ठीक है ना। कोई चीज समझ में ना आ रही हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब मेरा पेस बैच भी खत्म हो रहा है बेटा, मेरे पास बहुत बहुत सारा बैचेस का लोड आ गया था, ठीक है। 3 दिन बैचेस मेरे पास थे, प्लस एकेडमिक्स के और रोल्स भी मेरे पास थे। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें डिजाइन की जा रही हैं, सरप्राइज ऑफ हाफ डिकेड आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बहुत सारा काम हो रहा है बैकएंड पे। उन सब में बेटा मुझे इन्वॉल्व रहना पड़ता है बिकॉज आई एम एकेडमिक हेड एज वेल एट फिजिक्स वाला। तो बेटा अब जैसे मेरा पेस बैच खत्म होगा, थोड़ा सा लोड कम होगा, टेलीग्राम पे आई वुड बी मोर एक्टिव टू रिस्पॉन्ड योर क्वेरी, जैसे कि मैं पहले किया करता था। आई यूज्ड टू बी मोर एक्टिव एट टेलीग्राम, बट आई विल स्टार्ट अगेन बिकमिंग मोर एक्टिव ऑन टेलीग्राम एक बार ही मेरा पेस बैच जैसे ही खत्म होता है। तो ये बच्चों बड़ा कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आदित्य सर है, आदित्य सर वहां पे रिस्पॉन्ड कर ही रहे थे अभी तक, बट मैं भी आपकी बातों को रिस्पॉन्ड आगे से और अच्छे से करा करूंगा। तो डोंट वरी, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छे से पढ़ना है बेटा और सिलेक्शन लेकर आना है बेटा। सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, जितनी मेहनत आदित्य सर कर रहे हैं, जितनी मेहनत अलग सर कर रहे हैं, ठीक ना, उन सब के पूरी टीम का एक ही मोटिवेशन है बेटा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, टाइम बर्बाद ना हो और केवल सिलेक्शन। दैट इज व्हाट वी वांट। हम सबका एम एक है बेटा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल रेलिवेंट चीजें कराई जा रही हैं और बढ़िया से क्वेश्चंस आप लोगों को करने भी है, ठीक है बच्चों। डीपीपीज आपके पास आ रही हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस होते चले जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स में जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, चाहे वो मेंस के हों, कुछ एडवांस के भी हों, ठीक ना। सारी चीजों का आपको मिश्रण वहां पे मिलता हुआ चला जाए, ठीक है बच्चों। तो सारी की सारी मेहनत आप लोगों के लिए बेटा। तो आप लोगों को हमारी मेहनत को खराब नहीं करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलते सर डर लग रहा है। डर लगना अच्छा चीज है, बुरी चीज नहीं है। डर लगने के मतलब है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, आप लोग अपने कैरियर के लिए सीरियस हो। डर लगना बुरी बात नहीं है, घबराहट होना बुरी बात है। घबराना नहीं है बेटा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, अपने ऊपर भरोसा रखो। डर लगता है कि हाँ भैया क्या होगा, हमें सोचना है, करना है, मेहनत करनी है, लेकिन थोड़ा डर इज गुड, ज्यादा डर इज बैड। थोड़े डर से आपके अंदर सीरियसनेस बनी रहेगी, थोड़ा डर आपको पुश करेगा और मेहनत करने के लिए, ठीक है ना। और डर को अपने ऊपर हावी होने बिल्कुल नहीं देना है, घबराहट नहीं होनी चाहिए बेटा आप लोगों को बिल्कुल भी। मेहनत करोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे बेटा, आराम से सिलेक्शन ले लोगे बेटा। जिनके सिलेक्शन होते हैं उनके सर पर सींग नहीं हो, याद रखना बेटा, जिनके सिलेक्शन होते हैं उनके सर पर सींग नहीं होते। आप लोग भी सिलेक्शन ले सकते हो, और जिस दिन आप लोग आईआईटी के कैंपस के अंदर कदम रखोगे ना, उस दिन आपको ये भरोसा आएगा कि भैया सिलेक्शन तो मेरे जैसे लोगों का ही होता है, ठीक है ना, जैसा मेरे साथ हुआ था, ठीक है ना। मैं भी बहुत लो इन कॉन्फिडेंस हो गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, प्रिपरेशन करते करते मैं भी बहुत लो इन कॉन्फिडेंस हो गया था, एंड आई वाज लाइक कि भैया कुछ नहीं हो सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग। ऐसी फीलिंग्स मेरे अंदर आने लग गई थी, भैया आई एम गुड फॉर नथिंग। लेकिन जिस दिन मैंने अपने कॉलेज के कैंपस में कदम रखा, मेरा सिलेक्शन हुआ, आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक, और मुझे लगा कि भैया मेरे जैसे लोग ही कर सकते, ठीक है ना। तो भाई आप लोग सब लोग कर सकते हो, बस मेहनत करनी है आप लोगों को। आपको अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखना है, घबराना नहीं है। थोड़ा डर है, जरूरी है, अच्छा है, बुरा नहीं है। पॉजिटिवली लो उसको और मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो बेटा। डेली बेसिस पर 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा पढ़ने का समय आ गया है। अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो। अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स, पहले तो आपको लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर्स के बाद फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी, ठीक है ना। डेली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 3 लेक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है बच्चों। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का मतलब कितना हो गया आपका? 3, 3.5, 4,
5-6 घंटे तो आपका बेटा लेक्चर्स देखने में, नोट्स बनाने में निकल जाता है, ठीक है ना। तो बचे हुए 4 से 5 घंटे, जितने घंटे का लेक्चर देख रहे हो कम से कम उतना घंटा की सेल्फ स्टडी भी आप करो, वो बहुत जरूरी है। जो पढ़ा उसको आप एक बारी किसी को बुक से क्वेश्चंस लगाओ, उसके किसी डीपीपी के क्वेश्चंस लगाओ, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ, उसके मतलब अभी चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद प्रीवियस लगाना है, साथ के साथ प्रीवियस लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरी 11th आपकी हो चुकी है, पूरी 11th आपकी हो चुकी है, 11th के ऊपर दबाकर आप क्वेश्चन लगाओ, 11th के ऊपर बेटा दबाकर क्वेश्चन लगाओ आप, ठीक है ना बच्चा। बहुत 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 सही है। 50% 60% आपका सिलेबस हो चुका है। इनफैक्ट देखा जाए तो पूरी 11th हम निपटा चुके हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उनमें से अब आपको ढूंढना है कि आपके अच्छे चैप्टर कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, और उनको और अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, बहुत ही भोकाली क्वेश्चन था। तो अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम करेंगे चर्चा बाकी चीजों के बारे में, ठीक है। और क्या बातें हमें करनी है, तो हम लोगों ने स्फीयर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो पहले मैं यहां पर स्फीयर की ही बात दोबारा से छेड़ता हूं। देखो, हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक स्फीयर शेल है, चार्ज स्फीरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है ये, तो अंदर फील्ड होती है 0 और बाहर फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। और अंदर हर एक पॉइंट पर फील्ड होती है बेटा कितनी, 0 होती है। अंदर हर एक पॉइंट पर फील्ड कितनी बेटा, 0 होती है, ठीक है। ये शेल के लिए हमने बात की थी। और अगर हम बात करें किसकी, सॉलिड स्फीयर की, तो इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है बेटा, पूरा इसके अंदर चार्ज जो है वो बेटा भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है तो हम जानना चाह रहे हैं स्मॉल आर डिस्टेंस अंदर और स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर कितना कितना फील्ड होगा। तो अंदर के लिए मैंने आपको बताया था कि फील्ड का फॉर्मूला होता है ई इनसाइड इज के क्यू आर बाय आर क्यू, और इसको हमने लिखा था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट से भी। तो अंदर फील्ड होती है इतनी, अंदर फील्ड होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट या के क्यू आर बाय आर क्यू, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपके लिए याद करना जो बहुत जरूरी है। ये वाला फॉर्मूला भी काफी पॉपुलर है, ध्यान रखना बेटा। बाहर के तो आप के क्यू बाय आर स्क्वायर याद कर ले, बहुत है आपके लिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। रो के टर्म में भी आएगा तो आप आप लिख लीजिए, रो के टर्म में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी, रो के टर्म में भी निकालना तो हम निकाल लेते हैं। हम लिख रहे हैं 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये आ रहा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, ठीक है। रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, लेकिन अंदर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ की बात करें तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ बन रहा था, यहां तक तो फील्ड 0 थी और उसके बाद फील्ड आती है और घटती है इस तरीके। यहां पर जब ग्राफ बनाएंगे हम ई वर्सेस आर का, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका बनता है। इनसाइड पॉइंट पर ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आउटसाइड पॉइंट पर ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक जगह पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, एक जगह पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। फॉर्मूले दोनों याद करेंगे, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब क्वेश्चन कैसे इसमें और आ सकते हैं, देखो बेटा, पहले मैं आपको एक इरडोव का क्वेश्चन कराता हूं। इरडोव का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है डेंसिटी रो से, यूनिफॉर्मली चार्ज है डेंसिटी रो से, ठीक है बच्चों। और इसमें हमने एक और स्फीयर काट दिया, तो बेटा ये क्या है, कैविटी हो गई। स्फीयर के अंदर से स्फीयर हमने काट दिया, अब ये क्या बन गया, अंदर कैविटी बन गई, ठीक है ना। दिस इज कैविटी नाउ, ये कैविटी है और ये बड़ा बना हमारे पास क्या है, स्फीयर। यहां पर हम कह रहे हैं कि चार्ज हमने, सॉरी, पूरा चार्ज के अंदर से चार्ज डेंसिटी हमारे पास
तो रो दे ही रखी है, इधर कोई चार्ज नहीं है। ये सेंटर है और इस कैविटी का सेंटर ये है, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा आर है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है बेटा, ये ओ है, ये ओ डैश है, और यहां कहीं पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर हमने पॉइंट पी ले लिया। तो क्वेश्चन ये है भैया इस पॉइंट पी पर कितना फील्ड होगा, फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी। आपको निकालना है इस पॉइंट पी पर फील्ड कितना होगा, फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर फील्ड आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा। ठीक, देखो भाई हम कह रहे हैं कि पूरे स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पर जो फील्ड होगा, ठीक है ना, वो होगा इस डायरेक्शन में, राइट। और यहां पर नेट फील्ड निकालने के लिए मैं एक बारी इस पूरे की वजह से निकाल लूंगा, एक बारी केवल इस स्फीयर के से निकाल दूंगा, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा तो कैविटी बन जाएगी। पूरे में से ये माइनस कर दिया स्फीयर तो कैविटी बन गई। देखो पूरे स्फीयर की वजह से मुझे फॉर्मूला पता है ना, तो आई एम गोइंग टू कंसीडर टू स्फीयर्स, एक बारी पूरा स्फीयर, एक बार ये छोटा स्फीयर, और फिर पूरे स्फीयर के आंसर में से छोटे स्फीयर का आंसर माइनस करने पर बचे हुए स्फीयर का आंसर मुझे मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहा हूं मैं एक तरीके से, ठीक है ना। पूरे में से इसको माइनस किया तो बचे हुए का आंसर मिल गया। तो पहले पूरे की बात करता हूं, जब पूरे की बात करता हूं तो मुझे मिलता है फील्ड एट पॉइंट पी इज रो by 3 epsilon naught and r is going to be OP vector. R is OP vector. OP vector is R, तो रो by 3 epsilon naught OP vector. Now जब मैं इसकी बात करता हूं तो माइनस करना है मुझे इसको, तो कितना है बेटा इसके लिए, तो डेंसिटी रो by 3 epsilon naught, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो वेक्टर रहेगा ना वो रहेगा O डैश P वेक्टर, ठीक है। इसकी वजह से जहां पर जो फील्ड आ रही, इसकी वजह से यहां पर फील्ड आ रही वो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाली है, और इस फील्ड में से इस फील्ड को करना पड़ेगा हमको वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, वेक्टर की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट होगा। भैया वेक्टर की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, इसलिए होगा बिकॉज वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन है ना यहाँ पर, तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास फील्ड एट पॉइंट, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर माइनस ओ डैश पी। अब क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो मैं यहां पे प्लस डाल देता हूं, और इसको पी ओ डैश वेक्टर उल्टा कर दिया वेक्टर मैंने, ओ डैश पी की जगह पर मैंने पी ओ डैश वेक्टर कर दिया, ओ डैश पी की जगह पर मैंने पी ओ डैश वेक्टर कर दिया। तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर प्लस पी ओ डैश वेक्टर हमने ये कर दिया। अब देखो भैया ये हमारा ओपी वेक्टर है, ये ओ, ये पी, और ये हमारा पी ओ डैश वेक्टर है, पी ओ डैश वेक्टर है, ओपी वेक्टर पी ओ डैश, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो ये आएगा, ध्यान दो, ओ ओ डैश वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पीओ वेक्टर इक्वल्स टू ओ ओ डैश वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज नथिंग बट रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश वेक्टर, ओ ओ डैश वेक्टर, एंड दिस ओ ओ डैश वेक्टर इज नथिंग बट आर। भैया ये तो आर ही है ना, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज ईपी इज नथिंग बट रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये हमारा ईपी आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी। अब ध्यान दें पॉइंट पी इज अ रैंडम पॉइंट, पॉइंट पी इज अ रैंडम पॉइंट, इसके अंदर क्या है, एक रैंडम पॉइंट हमने ले लिया। उस रैंडम पॉइंट की अगर हम बात करें, उस रैंडम पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा उस रैंडम पॉइंट पर जो फील्ड है वो रो बाय 3 आर आ रही, आर ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस है, आर ओ एंड ओ डैश के बीच का डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस हमारे पास आर आ रहा, ये डिस्टेंस हमारे पास आर आ रहा, क्लियर। तो आर डिस्टेंस जो है, आर डिस्टेंस जो है वो है रो बाय 3 आर, आर डिस्टेंस जो है हमारे पास वो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो पॉइंट जहां हमारे दिए इस कैविटी के अंदर फील्ड सेम रहने वाली है, क्योंकि वो पी से डिस्टेंस से डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो सेंटर के डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो सेंटर डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना। तो इसके अंदर जो फील्ड पैदा हो रही वो एक यूनिफॉर्म फील्ड पैदा हो रही है, यूनिफॉर्म फील्ड। चलो ड्रॉ करके देखते हैं इसको क्या कहने का मतलब। मैं कहूँगा कि मान लिया हमारे पास ये स्फीयर है, इसमें हमारे पास ये कैविटी है, ये सेंटर, ये सेंटर, ये दूरी आर है, ठीक।
अब अगर आप इसके अंदर फील्ड को ड्रॉ करना चाहते हैं तो फील्ड लाइन आपकी भी कैसे बने? यूनिफॉर्म फील्ड आपकी है। फील्ड सारी की सारी डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी? यहां से इस तरफ जाती हुई ओ डैश की तरफ, इस डायरेक्शन में आपकी फील्ड होगी, ओ डैश की तरफ। और इन सब का वैल्यू कितना होगा बेटा? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर ये डिस्टेंस है, आर रेडियस नहीं है बेटा इसका, ना इसका रेडियस है, हमें ना इसका रेडियस पता ना उसका रेडियस पता, हमें तो इन दोनों सेंटर का डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है ये। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है बेटा ये। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज आर। आई होप आपको बात समझ में आती हो। क्लियर है बच्चों? बहुत शानदार। बढ़े आगे, झमाझम। चलो भैया एक और केस कहते हैं। वैसा केस आई थिंक क्रोटोव के अंदर है, ठीक है? तो लेट्स सी द केस। वी हैव टू स्फीयर, ठीक है? ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, ये सेंटर ओ, ये सेंटर ओ डैश। एंड दीज टू स्फीयर्स आर मर्जिंग इनटू ईच अदर, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉमन इंटरफेस हो गया। अब इस कॉमन इंटरफेस में चार्ज की डेंसिटी क्या आएगी भैया? यहां डेंसिटी रो है, यहां पर माइनस रो है, एक तरफ रो है, एक तरफ माइनस रो है, ठीक है ना? एक सेकंड, क्योंकि एक तरफ चार्ज डेंसिटी रो है और एक तरफ चार्ज डेंसिटी माइनस रो है। जब दोनों को साथ साथ रखेंगे बेटा तो इस रीजन के अंदर चार्ज की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? रो और माइनस रो को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगी। तो इस रीजन में कोई चार्ज की डेंसिटी होगी ही नहीं, इस रीजन में कोई चार्ज की डेंसिटी होगी ही नहीं, यहां कोई चार्ज की डेंसिटी होगी ही नहीं, ये चार्जलेस हो जाएगा, ठीक है? बट हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है? हमें मतलब है भैया इस पॉइंट पर फील्ड कितनी है, यहां पर अंदर फील्ड कितनी है। कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर फील्ड कितनी है। तो अगेन हम निकालेंगे ना, हम कहने लेते थे पॉइंट पी है, ये पॉइंट कितना है? पी है। तो ओ की वजह से, मतलब इस स्फीयर की वजह से यहां जो फील्ड आएगी बेटा वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है? और ओ डैश की वजह से यहां जो फील्ड आएगी बेटा वो इस डायरेक्शन में। या फिर आप इस पॉइंट पर फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन। हमें दोनों का नेट रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, हमें दोनों का नेट रिजल्टेंट फील्ड निकालना है, देखते हैं कितना आता है। और क्वेश्चन कह रहा कि अगेन ओ डैश के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर ले लिया हमने। हमें ना इसका रेडियस पता ना उसका रेडियस पता, हमें आर डिस्टेंस पता। नहीं तो ये पॉइंट पी है वो दोनों के ही इनसाइड पॉइंट पर आ रहा है। दोनों को इंडिविजुअल कंसीडर कर लो, एक बार इसको एक बार इसको, फिर रिजल्टेंट निकाल देंगे हमसे, है ना? जब इसको कंसीडर कर रहे तो फील्ड कितनी आ रही है? हम कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, लेफ्ट वाले कैसे होगी? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओपी ओपी वेक्टर इनटू ओपी वेक्टर ओवर पावर्ड ओपी वेक्टर, ठीक है ना? अब इसकी वजह से कितनी फील्ड है भैया? ऐड करना पड़ेगा उसको। फील्ड है माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? माइनस रो बाय, या तो माइनस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लो, हमें बताया कि फील्ड इस तरफ है। लेट्स राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड विल बी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस डिस्टेंस विल बी PO डैश वेक्टर, PO डैश वेक्टर। कैसे लिख रहा हूं ये मैं? हाउ आई एम राइटिंग इट? माइनस साइन क्यों नहीं लिया? ठीक है ना, माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि डायरेक्शन पता थी ना। आई नो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो है सेंटर की तरफ होगी, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। तो यहां पर मैंने अवे फ्रॉम द सेंटर ओपी वेक्टर लिखा और यहां पर सेंटर की तरफ करने के लिए मैंने PO डैश वेक्टर कर दिया, ठीक? तो मैं डायरेक्शन लिख दी ऑलरेडी, तो मुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड द डायरेक्शन। या तो मैं लिखूं माइनस, लेकिन फिर लिखूं ओ डैश पी वेक्टर और फिर माइनस बंदा लेके, बात एक ही है।
बात एक ही, बिकॉज आई न्यू द डायरेक्शन, तो मैंने डायरेक्टली उसको डायरेक्शन के टर्म में लिख दिया पी ओ डैश वेक्टर। तो यहां से हम रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते हैं एंड ओपी वेक्टर प्लस पी ओ डैश वेक्टर को लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर प्लस पी ओ डैश वेक्टर को लिख सकते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, ओपी वेक्टर एंड पी ओ डैश वेक्टर को जोड़ने पर आपको मिलेगा ओ ओ डैश वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। अगेन इट विल बी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश वेक्टर व्हिच इज बेसिकली आर। तो अगेन बेटा आप देखिए कितना सुंदर रिजल्ट आ रहा कि इसके अंदर फील्ड यूनिफॉर्म बन रही, इसके अंदर फील्ड कैसे बन रही है, यूनिफॉर्म बन रही है। तो अगर आप इसके अंदर फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको फील्ड लाइन मिलेंगी कुछ इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म फील्ड इसके अंदर आपको मिल रही है, राइट हैंड साइड में यूनिफॉर्म फील्ड आपको आ रही, रो बाय 3 एप्सिलॉन इनटू आर के बराबर आ रही यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है बच्चों, ये हमने कल स्फीयर्स की बातें करी थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर्स की बातें कर लेते हैं। इनफाइनाइट वायर तो बेटा आप लोगों को पता ही है ना, तो अब सीधे सिलेंडर्स की बातें करते हैं। तो हम पहले लेते हैं होलो होलो सिलेंडर। So we have a very long hollow cylinder. We have a very long hollow cylinder. काफी long hollow cylinder हमारे पास है जिस तरह से इट्स वेरी लॉन्ग, हैज सम रेडियस एंड सारा चार्ज जो है इसके सरफेस से फैला है, सारा चार्ज इसके सरफेस से फैला क्योंकि अंदर से तो खाली है ये। ठीक, अब सिलेंडर के लिए जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे, सिलेंडर के लिए जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे वो भी एक सिलेंडर ही बनाएंगे। इट्स वेरी लॉन्ग, सो विल हैव अ स्मॉल सिलेंडर हियर, दैट इज द गॉसियन सरफेस। बट इसके अंदर चार्ज ही कुछ नहीं है और सिमेट्री से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये जीरो हो जाएगी। तो इनसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही वो जीरो आ रही, अंदर कोई चार्ज ही नहीं। बाहर लेकिन फील्ड आएगी, तो बाहर के लिए हम एक बड़ा सिलेंडर बनाएंगे इसे। क्या है, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है। ठीक, गॉसियन सरफेस का मतलब ये हुआ कि गॉसियन सरफेस का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसकी लेंथ एल ले ली और इसका रेडियस स्मॉल आर ले लिया, इसका रेडियस स्मॉल आर ले लिया, लेंथ एल ले ली, रेडियस स्मॉल आर ले लिया, तो हम जानना चाह रहे हैं कि भैया इस सिलेंडर में से कितना फ्लक्स निकलेगा, गॉस लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो इस सिलेंडर के लिए हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, देखो ये हमारे पास पूरा सिलेंडर, इसके दो सरफेस आते हैं। तो हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं, हम गॉस लॉ बोलते हैं, गॉस लॉ इज नथिंग बट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, यही बोलते हैं ना भैया। इज दिस क्लियर? यहां तो परेशानी कोई नहीं। अगर क्लोज सरफेस है मतलब कर्व सरफेस भी है फ्लैट भी है, दोनों को मिला के बोल रहे हैं, तो यहां पर हम दोनों को अलग अलग कर ले। यहां लिख के फ्लैट और यहां लिखे कर्व्ड। क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चा लोग लिख सकते हैं। आई होप इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, समझ गए? चलो जी ये आ गया। अब करते हैं आगे चर्चा, फ्लैट सरफेस को देखते हैं भैया, फ्लैट सरफेस को। अब हमें पता है कि जो ये फील्ड लाइंस निकलती हैं इसकी ऐसे दूर जा रही होती हैं, इससे ऐसे जा रही होती है। तो फ्लैट सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर देखोगे आप, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का जो एंगल है ना वो 90 मिलेगा। तो फ्लैट के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फ्लैट पर ईडीएस ऑफ 90 प्लस। अब जब आप कर्व्ड की बात करोगे,
तो फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे। किसी भी पॉइंट पे कर्व पे बात करेंगे तो फील्ड आपको ऐसे मिलेगी, एरिया वेक्टर आपको ऐसे मिलेगा। ये सुनो, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द कर्व सरफेस, then you have EDS cos 0, and you have EDS cos 0, EDS cos 0, ठीक? Q inside by epsilon naught, Q inside by epsilon, Q inside by epsilon naught। सारी बात समझ में आपको क्लियर है? अब इसके अंदर चार्ज कितना, तो हमने कहा कि लेट अस से सिलेंडर की यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। सिलेंडर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर यूनिट लेंथ के अंदर लैम्डा चार्ज है, यूनिट में लैम्डा चार्ज है, तो भैया एल लेंथ पे कितना चार्ज है, एल में चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल, चार्ज। तो ये चार्ज हमने यहां लिखा ना प्लस 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 प्लस, जो चार्ज लिखा हमने ये वाला चार्ज, ये सारा चार्ज मिला कितना है, ये पूरे कर्व सरफेस पे कितना चार्ज आएगी, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो क्यू इनसाइड इज नथिंग बट लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कॉस 90 जीरो हो गया, कॉस 0 1 हो गया, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, कर्व सरफेस के ऊपर हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटू डीएस लिख रहे हैं, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। अब इस गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया कितना है, खाली कर्व, फ्लैट नहीं, खाली कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आरएल, 2 पाई आरएल, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आरएल, इट इज ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। So from here the value of E is lambda divided by 2 pi lambda L, L से L कट रहा, 2 pi epsilon naught into R, and we can say that it is nothing but 2k lambda by R, 2k lambda by R। आ रही बस समझ, जैसे कि एक इनफाइनाइट वायर ही है, एक इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला भी 2k लैम्डा बाय आर ही होता है, हमने किया था ना, एक इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला भी लैम्डा 2k लैम्डा बाय आर ही होता है। इसका मतलब एक इनफाइनाइट सिलेंडर को बाहर की दुनिया के लिए एक इनफाइनाइट वायर माना जा सकता है, उसकी एक्सिस पे रखा हुआ, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, एक सिलेंडर को, लॉन्ग सिलेंडर होना चाहिए, एक लॉन्ग सिलेंडर को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए इनफाइनाइट वायर प्लेस्ड एट एक्सिस माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में, ऑल क्लियर, आई होप कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो एक लॉन्ग सिलेंडर को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, नॉट वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड के लिए इनफाइनाइट वायर माना जा सकता है प्लेजर। इनसाइड पे तो जीरो है, बाहर के लिए, अगर सॉलिड है तो इनसाइड पे जीरो नहीं होगा, सॉलिड में अब इनसाइड के लिए क्या होगा उसको देख लेते हैं, बाहर के लिए तो वही, अंदर क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर। बेटा दो तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एक तरीका क्या है कि आपको बोला जाए कि जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो, या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, रो या फिर लैम्डा, दो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बेटा रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा तो क्यू बाय एल है, दैट मीन्स रो इज नथिंग बट क्यू पाई आर स्क्वायर, क्यू बाय एल को हम लैम्डा लिख सकते हैं, इसको लैम्डा लिख दिया। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन रो एंड लैम्डा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन रो एंड लैम्डा, ठीक है। अगेन बाहर के पॉइंट के लिए
बहुत सारे सिलेंडर से मिलकर ये बना है बड़ा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो बाहर तो अभी भी उसको एक इनफाइनाइट वायर की तरह मान सकते हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, बाहर भी अभी भी 2k लैम्डा बाय आर ही हमारा फॉर्मूला आता है, 2k लैम्डा बाय आर ही फील्ड आती है। नाउ यू कैन कन्वर्ट लैम्डा इनटू रो इनटू पाई आर स्क्वायर इफ यू वांट। तो पाई से पाई कट जाता है, तो रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर रख सकते हो, इस टर्म में याद कर सकते हो। 2 के लैम्डा बाय आर तो बताइए आपको, लैम्डा और रो के बीच का रिलेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर अंदर की बात करें, यहां पर निकालना चाह रहे थे, तो यहां पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एल लेंथ का मान लिया हमने गॉसियन सरफेस बनाया। अब इसके ऊपर हम गॉस लगाएंगे, तो हमें चाहिए कि इतने सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज भरा, इतने सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज भरा। तो हमें लेटेस्ट में रो गिवन है, तो चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज होगा स्मॉल क्यू दैट इज रो इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एल। हमने एल लेंथ लिया और स्मॉल आर इसका रेडियस ले लिया, इसका रेडियस कैपिटल आर हमारे पास, ठीक। ये हम तो स्मॉल सिलेंडर के ऊपर लगा रहे हैं। तो अगेन जब हम लिखेंगे फ्लैट के ऊपर लिखेंगे, तो ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा फ्लैट पे, और कर्व्ड पे लिखेंगे ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा। वही बात जो आपको मैंने पहले समझाई थी। क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, तो क्यू इनसाइड कितना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हट जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कितना आने वाला है इसका, 2 पाई आर एल। सब कुछ कहानी वही है, डिफरेंस कहां है, बस क्यू इनसाइड पे, बाकी सारी कहानी वही है। तो क्लियरली यहां से जो फॉर्मूला बन रहा ई इनसाइड का, तो बन रहा रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। काफी हद तक बेटा सिमिलर फॉर्मुलेस आपको दिख रहे हैं स्फीयर वाले केस के और इसके, आप देखिए। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन हमारा आंसर आ रहा था, यहां देखिए रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर था रो बाय 3 एप्सिलॉन आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर था, ध्यान रखना, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वहां पर रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ रहा, 2 आ रहा, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन आ रहा, इतना फर्क है, ठीक है। रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर स्क्वायर बाय आर, आर क्यूब ना होगे आर स्क्वायर, ऊपर आर क्यूब बाय आर स्क्वायर था वहां पे, यहाँ पे आर स्क्वायर बाय आर है, और 3 यहाँ पे 2 है, बट सिमिलर फॉर्मेट में आपको आंसर मिल रहा है, सिमिलर फॉर्मेट में। तो सिमिलरली बेटा यहां पर भी वही कर सकते हो आप, ठीक है ना, सेम टू सेम। अगर आपके पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है, बिल्कुल सेम कहानी। अगेन बेटा एवढो का क्वेश्चन है ये, और इसमें एक कैविटी बन रही है, ठीक। ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, तो बेटा इस सिलेंडर के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड आएगी, इस सिलेंडर के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड आएगी, एंड दैट यूनिफॉर्म फील्ड विल बी लाइक दिस इज सिलेंड्रिकल कैविटी, सिलेंड्रिकल कैविटी, इसके अंदर बेटा यूनिफॉर्म फील्ड आएगी, एंड द वैल्यू ऑफ दिस यूनिफॉर्म फील्ड is rho by 2 epsilon naught into r. Rho by 2 epsilon naught into r is the field. Rho by 2 epsilon naught into r is the field. बच्चों ये हमारे पास आने वाला है, रो बाय 2 epsilon naught into r is the field। ये हमारे पास बेटा आंसर यहां पर आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। रो आर बाय 2 epsilon naught is the field, इतनी कहानी हम कैसे, क्लियर बच्चों, बहुत शानदार। यूनिफॉर्म फील्ड सेम तरीका, सेम सब कुछ चीजें। इसका अगर आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू तो आपको ऐसे दिखेगा ना, बिल्कुल सेम टू सेम, सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम, कोई कहानी, कहीं पर भी लो कोई आपका, बट द फॉर्मूला इज रो बाय 2 नॉट 3। फिर के केस में 3 था, यहाँ पे केस में 2 है, इतना फर्क है बस, बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे वहां पे सेम, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको? चलो, हमने स्फीयर्स की बात करी, हमने सिलेंडर्स की बात करी, अभी तक हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी मानी है।
आगे मैं नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी मानकर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम बात करते हैं एक इनफाइनाइट शीट की, फिर नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इनफाइनाइट शीट की। इनफाइनाइट शीट हमारे पास है, चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, बेटा ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। बेटा शीट रखी कैसे, शीट इस तरीके से रखी, ऐसे रखी, ठीक है, इज द पेपर विच इज गोइंग लाइक दिस, इट्स इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब नीचे भी जा रही है इन्फिनिटी तक, अंदर भी जा रही है इन्फिनिटी तक, ये अंदर जा रही है इस तरीके से ना, अंदर की तरफ जा रही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक पन्ना लो और ऐसे होल्ड करके रखो ना एकदम ऐसे, उसके सरफेस पे चार्ज सिग्मा, एक ही तरफ चार्ज, थिन शीट कुछ भी बोल सकते हो आप। तो अब हम ये कह रहे हैं कि देखो यहां पर कितनी फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो फील्ड होगी वो शीट से दूर जाती हुई ऐसे रहेगी, बट कितनी हम जानना चाह रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, एंड लेट्स से दैट गॉसियन सरफेस इज अ सिलेंडर लाइक दिस। आप क्यूबॉइड भी बना सकते हो, यू कैन मेक क्यूबॉइड एज वेल। अब जो सिलेंडर हमने बनाया है, ये सिलेंडर ना इस शीट को काट रहा होगा, और जहां पर ये काट रहा होगा वहां पर इस तरह का क्रॉस सेक्शन बन रहा होगा, और जो ये क्रॉस सेक्शन है ये चार्ज होगा, जो ये क्रॉस सेक्शन है ये चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज होगा। आ रही बात समझ? अगर आपने इसका रेडियस स्मॉल आर लिया और यहां से इसकी दूरी डी मान ली, शीट से आपने दूरी डी मान ली, ठीक है, तो इस स्फीयर का जो एरिया है बेटा वो पाई आर स्क्वायर होगा एरिया। तो इसमें जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज है बेटा वो होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चार्ज हो गया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर चार्ज हो गया। आ रही बात समझ में? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर चार्ज हो गया। ठीक है भाई, अब देखो वापस हम कह रहे हैं कि हम फ्लैट के ऊपर और कर्व्ड के ऊपर लगाएंगे, तो ये कर्व्ड है इस बारी, यहां पर फील्ड ऐसे, फ्लैट पर फील्ड ऐसे, कर्व्ड पर फील्ड ऐसे, यहां पर फील्ड ऐसे, यहां पर फील्ड ऐसे, और यहां पर, ठीक। अब जो यहां पर फील्ड हमारे पास है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये फील्ड है, ये एरिया है, ये फील्ड है, ये एरिया है, ये फील्ड है, ये ये एरिया है, ये फील्ड है बेटा, ये एरिया है, ये फील्ड है, ये एरिया है, ये फील्ड है, ये एरिया। आ रही बात समझ में आपको? तो क्लियरली जो कर्व्ड सरफेस है उस पर एंगल 90 बन रहा, फ्लैट पे एंगल 0 बन रहा, तो हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन कर्व्ड ईडीएस cos 90 प्लस इंटीग्रेशन ईडीएस cos 0 ऑन फ्लैट, ठीक, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, दैट इज सिग्मा पाई आर स्क्वायर। कर्व वाला तो 0 हो गया, एंगल 90 हो गया ना, वो 0 हो गया। देखिए फ्लैट वाला दो एरिया है, दो हमारे पास अलग अलग एरिया आ रहा है, ये भी एरिया आ रहा है, ये भी एरिया आ रहा है, दो एरिया आ रहा है। तो हम कह रहे हैं हमने ई को बाहर निकाल लिया, ds का इंटीग्रल भी 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, व्हाई 2 टाइम्स, बिकॉज देयर आर टू एरियाज, एक एरिया ये भी, एक एरिया ये भी, दो एरिया आ रहे हैं बस, दो फ्लैट एरिया, एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा, इसलिए दो बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा या ऐड करना पड़ता है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कट रहा, तो ई की वैल्यू कितनी आ रही, ई की वैल्यू आ रही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना बेटा, आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, इंडिपेंडेंट
डी से इंडिपेंडेंट आ रहा, ई की वैल्यू आ रही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हमारा फार्मूला आ रहा। क्लियर बच्चों? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हमारा फार्मूला आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ डी हमारा आंसर आ रहा। समझ गए? क्लियर? सही, बढ़िया से देख लो बच्चा, इसको नोट करें, इसको जल्दी से नोट कर लो इसको फटाफट बेटा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हमारा आंसर आ रहा है। चलो बड़े आगे, ये तो है नॉन कंडक्टिंग शीट। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा एक कंडक्टिंग शीट के बारे में। ठीक है, दिखने में ऐसी, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा। ऐसा क्या चीज है उसके अंदर, बात करेंगे उसके बारे में। कंडक्टिंग शीट एंड नॉन कंडक्टिंग शीट, ये दोनों अलग अलग टाइप की शीट हो गई, अलग अलग चीजें हो गई, अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है ना, तो करेंगे इसके बारे में चर्चा, करेंगे इसके बारे में बात। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन फॉर्मूले आपके सामने आ चुके, इन फॉर्मूले को करना है यार। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन जो इसकी चार्ज डेंसिटी है ना, लेट अस से वो गिवन है आपको रो नॉट आर बाय आर, इस टर्म में गिवन, रो नॉट आर बाय आर इस टर्म में गिवन है। अच्छा, कैपिटल आर इसका रेडियस है, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। ये चार्ज डेंसिटी लाई करती है आर ग्रेटर देन 0 से लेकर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर तक, और डेंसिटी हो जाती है 0 अगर आपका आर आर से बड़ा हो जाता है। इससे बड़ा हो तो वापस 0 हो जाएगी। मतलब एक स्फीयर के अंदर फैली हुई है, क्लियरली एक स्फीयर के अंदर फैली हुई है। वो आपको स्फीयर बनाकर देगा नहीं, आपको केवल ये दे देगा, और इसके हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। It is going to be a sphere. So charge density varies with the distance r like this. From the origin you can say, ऐसे वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द फील्ड। फाइंड द फील्ड at distance r from the center. फाइंड द फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर हमें फील्ड निकालनी है, और कैपिटल आर डिस्टेंस दूर, सॉरी स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इनसाइड एंड स्मॉल आर डिस्टेंस दूर आउटसाइड, इन दो पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। तो दोनों पॉइंट पर बेटा गॉस लगाना पड़ेगा, हमें अपनी फील्ड निकालनी पड़ेगी। पहले इनसाइड की बात कर लेते हैं, फिर आउटसाइड की बात कर लेंगे। ठीक, तो देखो बच्चा, इनसाइड पर हमने एक पॉइंट लिया, यहां पर फील्ड निकालना, हमने गॉसियन सरफेस बनाया। क्लियरली बेटा एक स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर ही होगा। अब तो ये स्फीयर है, ये स्फीयर को दो पार्ट में बांटना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो फील्ड एट पॉइंट P is field at point P because of the part 1 plus field at point P because of the part 2. ठीक, now this term is 0. Why 0? Because part 2 के लिए ये वाला पॉइंट इनसाइड पॉइंट है। तो पार्ट 2 में अगर आपने कोई भी एक शेल बनाया, पार्ट 2 में अगर आपने कोई भी एक शेल बनाया, तो उस शेल के लिए अंदर वाला पॉइंट है, और एक शेल के अंदर फील्ड 0 होती है। ठीक है ना, रेडियली सिमेट्रिक शेल होना चाहिए। हम जितने भी ये शेल बनाएंगे ना, होगा क्या इनके साथ, ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक ही डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, आर पे डेंसिटी सेम है, तो इस पूरे की डेंसिटी तो सेम ही आएगी ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगी इसकी। और अगर इसकी डेंसिटी बड़ा यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो इसके अंदर फील्ड क्या है, 0 है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन अब जब आप पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट वन
can be treated as a point charge placed at the center. Part 1 can be treated as a point charge placed at the center. तो इसका जो फील्ड होगा वो होगा K charged in first region by R square, KQ by R square. बट Q क्या लेना है? केवल और केवल पहले रीजन के अंदर जो चार्ज है वो लेना है, इस रीजन में जो चार्ज है वो लेना है। तो KQ1 by R square इज द फील्ड। बट Q1 कितना है बेटा? इस रीजन में कितना फील्ड है, सॉरी चार्ज है, इस रीजन में कितना चार्ज है, ये कैसे निकालेंगे? अगेन बेटा हमें यहां पर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। आइए करते हैं, देखते क्या आता है। हम कहेंगे कि हमने यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर गए, या बार बार आर क्यों लिखे हम, एक्स डिस्टेंस दूर गए, और फिर हमने किया और dx विड्थ का एलिमेंट लिया, dx विड्थ का एलिमेंट लिया। आ गया समझ में? हमने कहा कि भैया इस छोटे से रीजन में पहले चार्ज निकाल लो, और फिर हम इनको इंटीग्रेट करके फर्स्ट रीजन का पूरा चार्ज निकाल पाएंगे। बहुत मजा आ रहा है, रंग भरने बहुत। एक्स डिस्टेंस पर dx विड्थ का एलिमेंट बना दिया हमने, इसमें कितना चार्ज होगा? तो ये शेल है, इसका वॉल्यूम है dv, और वॉल्यूम है सरफेस एरिया 4πx² इंटू dx। अरे भैया जब स्फीयर लोगे तो उसका जो सरफेस एरिया होता है 4πr² होता है, और थिकनेस कितनी है, dx है, ठीक है ना? तो 4πx² इंटू dx इज द वॉल्यूम। आई बात समझ में? ये छोटी सी वॉल्यूम है। अच्छा पूरे की वॉल्यूम कितनी है इसकी, उसकी हमें जरूरत नहीं है, डेंसिटी हम उधर रखी। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी है, रो आर बाय आर, ये डेंसिटी है। तो इस डेंसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से तो चार्ज निकलेगा। देखो डेंसिटी का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज, यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज। तो आप क्या कहोगे भैया, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो है रो, तो डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, रो इंटू डीवी, ये आपका डी क्यू है, ठीक है? तो डी क्यू कितना आएगा आपका, रो डीवी आ गया। तो अब रो कितना है, रो नॉट आर बाय आर है, और डीवी कितना है, डीवी हमारे, अच्छा आर कितना लेंगे यहां पर, एक्स के बराबर लेंगे ना यार। तो अरे भैया यहां पर आर तो एक्स के बराबर ही है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, तो ये एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है? तो रो एक्स बाय आर इंटू डी क्यू, सॉरी इंटू डीवी, डीवी कितना हमारे पास 4πx², and now we'll integrate it to get the charge in the region 1, and the integration in region 1 will be from x equal to 0 to x equal to small r। यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, यहां तक इंटीग्रेट करना है, खत्म बात। तो रो बाहर निकल रहा, 4π बाहर निकल रहा, r बाहर निकल रहा, x की पावर 4/4 आ रही, 0 से लेकर स्मॉल r तक। तो रो 4π/4r, 4 काट लो, r की पावर 4, ये चार्ज आ गया। अब जो चार्ज आया उसको हम यहां पे पुट करेंगे बेटा। चार्ज हमारे पास है रो π/r इंटू r की पावर 4, आंसर आ रहा के रो π/r इंटू r²। ठीक है बच्चों, क्या आपका आंसर आ रहा, के रो πr²/r, ये हमारा आंसर। ये तो इनसाइड पॉइंट की कहानी हुई, ऐसे ही अब हम आउटसाइड पॉइंट की कहानी भी कर सकते हैं, कैसे कहेंगे देखते हैं।
ठीक है भाई, स्मॉल आर कैपिटल आर, वी हैव स्मॉल आर एंड वी हैव कैपिटल आर। ठीक, जब इस गॉसियन सरफेस, दैट दिस डॉटेड सरफेस इज द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जब हम लगाएंगे क्या, जब हम लगाएंगे इस गॉसियन सरफेस के ऊपर गॉस लॉ, ऑब्वियस सी बात है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ईडीएस हाउस। मुझे गॉस लॉ लगाने की आवश्यकता तो है, वैसे बात तो सही, यहाँ पर भी तो हमने फील्ड लिख दी डायरेक्ट, वी डोंट रियली रिक्वायर गॉस लॉ, कभी कर सकते हैं बट थोड़ा लेंदी जाएगा उससे, यू कैन डू इट डायरेक्टली, राइट भाई। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर, है ना भाई। तो अगर ये एक पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर की तरह बिहेव करने वाला है, तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, तो मैं यहां कह सकता हूं कि देखो फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू K टोटल चार्ज बाय R स्क्वायर। बट व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज निकालने के लिए अगेन आपको यहां पर एक एक्स डिस्टेंस पर dx वर्ग का एलिमेंट बनाना है, इसके अंदर चार्ज लिखना है, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, डीवी वॉल्यूम में रो इंटू डीवी चार्ज है, तो डीक्यू की वैल्यू रो जो कि रो नॉट इंटू एक्स डिवाइड बाय आर है, इंटू डीवी जो कि 4πx² इंटू dx है। ये कहानी मैंने पहले भी लिखी थी, इसलिए यहां पर डायरेक्ट लिख दी मैंने, ठीक है। डीक्यू मेरे पास आ गया, लेकिन अब पूरा चार्ज निकालना है, केवल एक रीजन में नहीं, पूरा चार्ज निकालना है, तो आप इसको 0 से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दोगे, तो क्यू आपको मिल जाएगा, पूरा चार्ज क्यू आपको मिल जाएगा रो नॉट 4π कैपिटल आर, आर की पावर 4/4, तो 4 से 4 कट रहा, रो नॉट पाई आर क्यूब आ रहा, इसको यहां पर पुट कर दें तो के रो नॉट पाई आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? इस तरीके से हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं, इनसाइड पॉइंट पे एंड आउटसाइड पॉइंट, दोनों पॉइंट में निकाल सकते हैं, इनसाइड पे भी और आउटसाइड पे भी। दैट्स द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट, ठीक है बच्चों। तो ये वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक। इनसाइड पॉइंट पे 0, मतलब एक शेल के अंदर 0, बाहर रहेगा फील्ड, तो उस अंदर वाले पोर्शन को एक पॉइंट चार्ज मानेंगे सेंटर पे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बेटा यहां पर बहुत ही पॉपुलर है, एंड दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कैविटी बनाकर उसके अंदर फील्ड या उसके बाहर फील्ड आपसे पूछी जा सकती है। स्फीयर के अंदर कैविटी तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या खेल होता है, उसमें यूनिफॉर्म फील्ड आ जाती है ρr/3ε0 के बराबर। लेकिन वो कैविटी बनाकर बाहर भी पूछ सकते हैं आपसे, कैविटी बनाकर बाहर भी पूछ सकते हैं आपसे, कहीं और भी पूछ सकते हैं आपसे, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। कैविटी देख, इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, ये कैविटी है, दिस इज कैविटी। और अब ये कह रहा है कि जो ये हमारे पास डिस्टेंस है, जो इसका रेडियस है वो 2r है, रेडियस 2r, और इसका इसका रेडियस है r/2, इसका रेडियस है r/2, कैविटी का रेडियस है r/2, ठीक। तो कैविटी के अंदर तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो ρr/3 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब चालाकी ये करता है, वो कैविटी के अंदर नहीं पूछता, वो कैविटी के अंदर नहीं पूछ सकता है, आई विल नॉट आस्क इन द कैविटी है, अब मैं कैविटी के अंदर नहीं पूछूंगा, मैं कहीं और पूछूंगा। कहाँ पूछेगा भाई, देख लेते हैं।
तो यहाँ लगा दो आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस यहाँ लगा दो फिर फाइंड द फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड द फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। या फिर एक काम करो तो यहाँ तो एंगल्स वेंगल्स आ जाएंगे, तो लेट अस डू पॉइंट, तो यहाँ लगा दो आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पर इतना फील्ड। क्वेश्चन है फाइंड द फील्ड एट पॉइंट, पी पॉइंट पे कितना फील्ड होगा ये बताना है। क्या करें, एक बार पूरा निकाल लेंगे, फिर एक बार इसकी वजह से निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, आराम से निकल। जब पूरे की बात करेंगे तो पूरे के लिए बेटा ये इनसाइड पॉइंट है, पूरे के लिए इनसाइड पॉइंट है। जब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है। पूरे की वजह से फील्ड आएगी इधर, इसकी वजह से भी फील्ड आएगी इधर, बट इसकी फील्ड को करना है माइनस, तो आपको इधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू फुल स्फीयर माइनस फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कैविटी वाला स्फीयर, ये करना है, क्लियर। पूरे की वजह से यहां पर फील्ड होगी इस तरफ, और कैविटी की वजह से फील्ड होगी इसी तरफ, इसी तरफ है, दोनों की वजह से इस तरफ, ठीक। और फिर इसको माइनस कर देंगे, जोड़ना नहीं है माइनस करना है, ध्यान रखना, जोड़ना नहीं है माइनस करना है। या एक और तरीका है, आप ये मान लो कि इसके अंदर दो चार्जेस है, एक है रो डेंसिटी, एक है माइनस रो डेंसिटी। माइनस रो डेंसिटी पीछे की तरफ आएगी, उसको जोड़ दो, ये भी कर सकते हो। माइनस रो डेंसिटी मानते हुए उसको जोड़ दो, जब माइनस रो मानोगे तो वो इस तरफ फील्ड आ जाएगी। बात तो एक है ना, इस तरफ करके जोड़ दो या फिर इस तरफ करके घटा दो, बात तो एक ही है, क्लियर ना बात। तो पहले पूरे की बात करते हैं, तो पूरे के लिए इनसाइड पॉइंट है, पूरे के लिए इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला आता है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आर तो आ रही है ना, आर तो आ रही है, ठीक है ना। और लेफ्ट में है तो माइनस आई का लिख देते हैं, माइनस आई कैप, माइनस कैविटी की वजह से, कैविटी के लिए आउटसाइड पॉइंट है, ध्यान देना, कैविटी के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है, आर स्क्वायर बाय आर, नहीं सॉरी आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, ठीक। आर क्यूब कितना हमारे पास, आर है इसका खुद का रेडियस, आर बाय 2 का क्यूब, आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। अब इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो बेटा देखो ये 2r था, इसमें से r बाय 2 माइनस करो, 3r बाय 2 आ गया, और उसमें r ऐड करो, तो कुल मिलाकर कितना हुआ 5r बाय 2। ये है हमारा स्मॉल r, आउटसाइड पॉइंट है, कितना दूर है सेंटर से इसके 5r बाय 2 डिस्टेंस, तो 5r बाय 2 का स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी भी माइनस आई कैप है, डायरेक्शन तो इसकी माइनस आई कैप है, ठीक है। तो पूरा लिखा माइनस, कैविटी का लिखा, आंसर निकाल दिया, खत्म बात। तो रो थोड़ा डिफिकल्ट तो है बेटा, ये आसान नहीं है इतना जितना मैं कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है, बहुत बारीकी वाली बातें हैं, गलतियां हो जाती हैं, बहुत बारीकी वाली बातें हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो माइनस आई का मैंने कॉमन ले लिया, 1 आ गया, माइनस सब कॉमन निकल चुका। 1/2 का क्यूब तो कट नहीं, 1/2 का क्यूब है 1/8, और नीचे 25/4, ये आ रहा अल्टीमेट। सॉल्व करना है इसको, तो ये 4 से बेटा 2 हो जाएगा, बेटा 1/50 दिख रहा मुझे, 49/25 दिख रहा, तो 49/75 रो r बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस आई, दैट्स द आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, एडवांस में, खासतौर से एडवांस तो कैविटी वाली चीजें इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है कैविटी वाली चीज, यहां पूछ सकता है, यहां पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, वो कहीं भी पूछ ले, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर मैंने इसलिए बोला आपसे क्योंकि आपको पूरे के लिए इनसाइड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कैविटी के लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूले आपको लगाने आ जाए, इस वजह से फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक बच्चों।
तो कैविटी वाले क्वेश्चंस फेवरेट हैं, कैविटी वाले क्वेश्चंस फेवरेट हैं आईआईटी के, खासतौर से एडवांस के। एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं कैविटी के ऊपर, पिछले कई सालों में कई बार आ चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आईआईटी एडवांस के फेवरेट हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एडवांस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों ये थे हमारे गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। आज के लिए बेटा इतना ही हमारा काफी है। ठीक है, अगली कक्षा में चलेंगे तो हम बात करेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में। फिर हम आएंगे डाइपोल्स पर, फिर आएंगे कंडक्टर्स पर, और फिर जाएंगे कैपेसिटर्स। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय।